ये रियासतें अन्य रियासतों की तरह केवल चुप रही होती तो भी क्रांति सफल होने की बहुत संभावना थी। परंतु पटियाला, जिंद और नाभा, इन तीनों ने जब अंग्रेजों से भी अधिक क्रूरता से सन 1857 की राज्य क्रांति को चोट पहुंचाना प्रारंभ किया, तब पंजाब और दिल्ली, इन दो हिस्सों की यह जंजीर एकाएक टूट गई और उस क्रांति के अवयवों की संगति क्षणार्थ में नष्ट हो गई। इन रियासतों ने दिल्ली के बादशाह की ओर से आए निमंत्रण को धिक्कार दिया, निमंत्रण देने आए सवारों को मार डाला, स्वयं के खजाने से अंग्रेजों पर धन की सतत वर्षा की। जिस प्रदेश से अंग्रेजी सेना जाने वाली थी उस प्रदेश को सैन्य संरक्षण दिया। अंग्रेजों के साथ निशान को संभालने घर द्वार छोड़कर दौड़ने आए, तब इन सिख रियासतों ने, इन गुरु गोविंद सिंह के चेलों ने अत्याधिक क्रूरता से उनका वध किया, यंत्रणा दी। पटियाला, नाभा और जिंद की सहायता मिलना पक्का होते ही अंग्रेजों में विलक्षण धीरज आ गया। पटियाला के राजा ने अपने भाई के साथ उत्तम सेना और तोपें देकर उसे थानेश्वर का रास्ता रोकने भेज दिया और जिंद के राजा ने पानीपत को चौकी पर कब्जा जमाया। ये दो अति महत्वपूर्ण चौकियां इस तरह परस्पर रोकी जाने से अंबाला से दिल्ली तक के मार्ग और पंजाब का निरंतर यातायात, ये दो बहुत नाजुक बातें संरक्षित हो गई और कमांडर इन चीफ ने 25 मई को अंबाला छोड़ दिल्ली की ओर स्वयं कूच किया। पर दिल्ली स्वतंत्र हो जाने का समाचार सुनने के पश्चात उसके धक्के से ऑनर्स पूरी तरह हताशा से भर गया था। उसमें भी शिमला की ठंडी हवा में जो आज तक कभी अनुभव नहीं हुई, ऐसी गर्मी में उसे झुलसना पड़ा था। इन मानसिक और शारीरिक चिंताओं से कृश हुआ वह कमांडर इन चीफ करनाल तक आते आते 27 मई को कालरा की बीमारी से मर गया। उस दिन उसके अधीनस्थ अधिकारी बोरनोड ने कमांडर इन चीफ के अधिकार को संभाला। इस तरह पुराने कमांडर इन चीफ को गाड़कर अंग्रेजी सेना नए कमांडर के नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़ी। उस समय उस अंग्रेजी सेना में इतना उत्साह था कि सुबह लड़ाई आरंभ कर शाम को दिल्ली शहर में शत्रु का रक्त गटागट पिएंगे, ऐसी घमंड भरी बातें वे खुलेआम करने लगे। गोरे सिपाहियों के काले हृदय में कितना हलाहल भरा हुआ था। यह सेना अंबाला से दिल्ली आ रही थी। उस समय वे पूरे जग को यह दिखा रहे थे कि मेरठ के नेटिव सेना का क्या, वे तो हर तरह से काफिर थे। उन्होंने कारतूसों के निर्माण में हड्डियों का चूरा मिलाने की गप पर विश्वास कर मेरठ और दिल्ली में निरपराध अंग्रेजों का कत्ल किया। यह नेटिव के देश और धर्म का जंगलीपन था, परंतु इसके नीचे जो ढका हुआ था, संभव है वह कभी स्पष्टता से प्रकट भी ना हो, क्योंकि काफिरों की अपेक्षा ईसाई गप्पों की विश्वसनीय बातों और जंगलीपन में सुधार को ही परमेश्वर अधिक धिक्कारेगा और उस गंदगी को धोने के लिए उस रक्त की वर्षा करनी पड़ेगी। अंबाला से दिल्ली की ओर आते समय हजारों गांवों में से जिन जिन पर हाथ डाला जा सके उन सारे भारतीय आदमियों को एक साथ पकड़ा जाता और तुरंत आधे घंटे में उनका कोर्ट मार्शल कर पंक्ति में खड़ा कर सबको फांसी का दंड देकर तरह तरह की यातनाएं देकर मार डाला जाता। मेरठ में नेटिवों ने भी अंग्रेजों को मार डाला था, परंतु वह जंगलीपन से अर्थात एक आघात से मारा गया था। परंतु अंग्रेजों ने उस त्रुटि को सुधार कर बहुत अच्छा किया। वे कोर्ट मार्शल के आगे केवल दृष्टिपात होते ही फांसी का दंड दिए गए सैकड़ों लोगों को उनके फांसी के खंभे खड़े करते हुए वे पैशाचिक यातनाएं देने लगते। उनके सिर के बाल तड़ातड़ तोड़ते, उनके शरीर में बैनट के सिर से आर पार छेद किए जाते और तत्पश्चात इन सारी यातनाओं और प्रत्यक्ष मृत्यु को भी, जिसके उन गरीब, निर्दोष और निरपराध हिंदू लोगों के मुंह में उनके फांसी पर चढ़ने को तैयारी होने पर भी जबरन गाय का कच्चा मांस कुचल कुचल कर भरते। वह कोर्ट मार्शल क्या झमेला था, यह जंगली पाठक वर्ग को बताना रह ही गया। गांवों के निरपराध लोगों को सैकड़ों की संख्या में पकड़कर उनका न्याय किया जाता।
यह न्याय की घुट्टी यूरोपियन राष्ट्र पहले से ही पिए होती है। नीदरलैंड की राज्य क्रांति में अल्वा ने भी ऐसा ही एक न्यायसन स्थापित किया था। उस न्यायसन की कार्यवाही इतने ध्यान से चलती कि वहां के न्यायाधीश बीच में ही सो जाते और दंड देने का समय आने पर उन्हें हिलाकर जगाए जाने पर जितने कैदी सामने दिखते उतनों की और एक गंभीर नजर डालकर वह कहते, चढ़ाओ इन्हें फांसी पर। नीदरलैंड के इतिहास में अंकित इस यमासन को अंग्रेजों ने सुधार कर विकसित किया था। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि इनके न्यायाधीश कभी भी सोते नहीं थे। इतना ही नहीं, कोर्ट मार्शल पर नियुक्त होने के पूर्व उन्हें यह शपथ लेनी पड़ती थी कि हम निरपराध या अपराधी में भेद ना करके सबको फांसी का दंड देंगे। यह पवित्र शपथ लेकर अंग्रेज लोग निरपराध नेटिव को फांसी पर चढ़ाने के लिए जहां न्याय करते हैं, उस स्थान को अंग्रेजी भाषा में कोर्ट मार्शल कहा जाता है। मेरठ और दिल्ली में मारे गए मुट्ठी भर अंग्रेज लोगों के लिए हजारों निरपराध लोगों से ऐसा पैशाचिक प्रतिशोध लेते हुए कमांडर बार्नेड दिल्ली के पास पहुंचने के पहले मेरठ में शेष बची गोरी सेना से मिलने का अवसर देख रहा था। मेरठ में अंग्रेजों की बड़ी सेना थी, यह पहले कहा जा चुका है। यह सेना अंबाला से निकली सेना से मिलने नीचे उतर रही थी, परंतु इन सेनाओं के मिलने के पहले ही उनसे दो दो हाथ करने क्रांतिकारी दिल्ली से आगे आए हुए थे। हिंडन नदी के किनारे दोनों 30 मई को मिले। क्रांतिकारियों का दायां बाजू तोपों से सुरक्षित था, अतः उस ओर मुंह मारने का प्रयास करने में अंग्रेजों को सफलता नहीं मिल रही थी। दाईं ओर तोपों और संगीनों की लड़ाई अच्छी जम रही थी। इतने में अंग्रेजों की मार के सामने बिल्कुल ना टिकते हुए क्रांतिकारियों का बायां बाजू उखड़ने लगा। यह देखते ही उनकी पंक्तियों में भगदड़ मच गई और 5 तोपों का शत्रु के हाथों छोड़कर वे दिल्ली लौट आए। इस पहली लड़ाई में तत्काल मृत्यु गले लगाए। अन्य अपने कर्तव्य करे ना करे, परंतु स्वयं मरने के पहले अपना जीवन किसी तरह सार्थक कर जाऊं, ऐसी उदात्त स्फूर्ति से उस 11वीं रेजिमेंट के सिपाही ने अंग्रेजों के हाथों तोप पड़ेगी यह जानते ही जानबूझकर तोप और बारूद खाने में बंदूक चलाई। उसकी धमाके में कैप्टन एंड्रयूज और उसके सारे साथी जलकर सिर कमल अर्पित करने के बाद उस देशवीर ने अपना भी सिर कलम उसकी सेवा में जिस तरह अंग्रेज इतिहासकार रम जाते हैं, वैसे ही केवल राष्ट्र कार्य के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले उस शूर सिपाही के स्फूर्ति स्रोत गाने में क्या उसके देश बंधुओं को नहीं रंगना चाहिए। पर इस शहीद का नाम भी इतिहास को ज्ञात नहीं। इस देशवीर के लिए कहता है, विद्रोहियों में भी ऐसे अनेक शूरवीर विद्यमान थे जो अपने राष्ट्र कार्य की सफलता हेतु प्रसन्न वदन मृत्यु का आलिंगन करने को तत्पर रहते थे तथा काल को भी चुनौती देते थे। इस पहली लड़ाई में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हो जाने से कलकत्ता तक इस अनुमान से डाक द्वारा यह पूछताछ होने लगी कि अब 1-2 दिन में दिल्ली गिरने को है, परंतु वास्तविक स्थिति कितनी अलग थी। इस अभूतपूर्व आकस्मिक और अस्त व्यस्त क्रांति युद्ध का विकराल स्वरूप देखकर भी वह पहला धक्का सहकर उस पर अंकुश लगाने की खूबी और हिम्मत यद्यपि उत्पन्न नहीं होती थी, तो भी अपने स्वदेश को स्वतंत्र किए बिना जब तक जान में जान है तब तक रुकना नहीं है, तो भी दिल्ली के हजारों नागरिक के हृदय में उछल रही थी और इसीलिए दिनांक 30 मई की पराजय के लिए सारी रात नागरिकों द्वारा धिक्कारे गए सिपाही फिर से 31 मई को बाहर निकले। क्रांतिकारियों की तोपों की भारी मार शुरू होते ही अंग्रेजों ने भी अपनी तोपें दागनी शुरू कर दी। क्रांतिकारियों की तोपें आज अच्छे अनुशासन और बड़ी जिद से हमला कर रही थी, इसीलिए अंग्रेजों को प्राण हानि भी बहुत होने लगी। मई माह की धूप अंग्रेजों को असहनीय थी, सो अलग। फिर भी अंग्रेजों ने कल की तरह हमला करने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो रहा था। अंत में शाम को अंग्रेज अंतिम हमला करने निकले।
इसके आगे उन्हें रोकना कठिन होगा। यह देखते ही क्रांतिकारियों ने तोपों का एक भयानक हमला किया और उस हमले से अंग्रेजों की तितर-बितर हुई सेना फिर से एकत्रित हो तब तक अपनी तोपें संभालते हुए रणांगन छोड़ दिया। कोई बात नहीं, एक दिन में स्थिति कुछ सुधरी ही है। कल और ऐसी तीसरी पराजय झेली तो भी अंग्रेजों की दुर्दशा होगी, क्योंकि अब उनमें क्रांतिकारियों से छोटी हाथापाई करने लायक भी शक्ति नहीं है। जून की पहली तारीख को ऐसी चिंता में पड़े अंग्रेजी कैंप के पीछे से एक सेना आती दिखी। अपनी पिछाड़ी पर चली आ रही यह सेना काले रंग की है। यह देखते ही अंग्रेजों में हड़बड़ी मच गई और वे किसी तरह संरक्षण के लिए तैयार होते। तभी उनके ध्यान में आया कि वह क्रांतिकारियों की सेना नहीं है, अपितु मेजर रीड की अधीनता में अंग्रेजों की ओर से लड़ने गोरखे आ रहे हैं। अंबाला से नीचे आ रही अंग्रेजी ऐसी स्थिति में बेचारे गरीब क्रांतिकारी क्या करेंगे। ये दोनों अंग्रेजी सेनाएं 7 जून को एक दूसरे से मिल गई। इस समय दिल्ली पर घेरा डालने के लिए तैयार करवाई गई सिजेट्रिन भी नाभा के राजा की सहायता से सही सलामत आ पहुंची। इस सिजेट्रिन के अंबाला पहुंचते ही उसे साथ लेकर 5वीं रेजिमेंट सहित अंग्रेजों की इकट्ठी हुई वह सेना हमला करने के लिए दिल्ली के पास के अलीपुर गांव तक आ पहुंची। अंग्रेजी सेना का अलीपुर पहुंचने का समाचार सुनते ही क्रांतिकारी फिर से दिल्ली के बाहर निकले और उनका बुंदेल की सराय नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना से सामना हुआ। इस समय अंग्रेजों की सेना भरपूर सामग्री, उत्तम सेनापति, ताजा दम सैनिकों और लाभ का स्थान इतनी बातों से युक्त थी तो क्रांतिकारियों की ओर उनकी सदीक्षा के सिवाय दूसरी कोई शक्ति नहीं थी। जिसने रणभूमि का कभी मुंह भी नहीं देखा, ऐसे एक राजपूत पर सेनापति का दायित्व था। उनकी संख्या में सिपाहियों से असैनिक ही अधिक थे। उसमें भी अपने ही देशबंधु सिख और गुरखा फिरंगियों की ओर से होने से उनका मन निरुत्साहित था। ऐसी स्थिति में यह लड़ाई एक बहुत बड़ा तमाशा होगा कि विलक्षण चेतना उन सिपाहियों के मन में उत्पन्न हो गई थी, जिससे उन्होंने अंग्रेजी सेना को टक्कर देने में ऐसा कमाल किया कि अंग्रेजों को जल्दी ही समझ में आ गया यह तमाशा ना होकर वास्तव में जान लेना या देने वाली लड़ाई है। दिल्ली की सेना की तोपें इतनी जिद और जोर जोर से मार करने लगी कि ऐसा लगने लगा जैसे उसके सामने अंग्रेजी सेना की कुछ भी नहीं चलेगी। अंग्रेजी तोपखाने के गोलंदाज और अधिकारी चटपट मरने लगे और क्रांतिकारियों की तोपों की मार और भी तेज हो गई। यह देखते ही अंग्रेजों ने अपनी पैदल सेना को तोपों पर हमला करने का कड़ा आदेश दिया। अंग्रेजी पैदलों का वह हल्ला देखते ही देखते क्रांतिकारियों के तोपखाने से आकर भिड़ गया। फिर भी उस दिन क्रांतिकारी तोपें छोड़कर 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए। स्वराज्य और स्वदेश के लिए लड़ने वाले वीरों को शोभा दे ऐसे ही अटल रीति से अंग्रेजी सेना की संगीन छाती में घुसने तक उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। परंतु ऐसे शूर मर्दों को अपनी कृति से उत्तेजना देना तो दूर, उनके साथ अंत तक केवल खड़ा रहने वाला सेनापति भी उन्हें नहीं मिल रहा था। बल्कि जब अंग्रेजों की संगीन छाती में घुसने के बाद भी अपना स्थान छोड़कर एक पैर भी पीछे ना हटने वाले वीर स्वदेश और स्वधर्म के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे थे, तो उनका कमांडर इन चीफ तोप की पहली आवाज होते ही सिर पर पांव रखकर दिल्ली भाग गया था। इतने में उस अभागी सेना के बाईं ओर अंग्रेजों के घुड़सवार टूट पड़े और उन पर पीछे से होप ग्रांट की घुड़सवार तोपखाने से हमला किया। इस तरह अपनों और परायों द्वारा अनाथ हुई वह सेना दिन भर लड़ गई लड़ाई का कुछ भी श्रेय ना मिलने पर तितर बितर होकर दिल्ली में घुसने लगे। वैसे ही धकियाते जाने का आदेश दिए और वह अंग्रेजी सेना उस दिन शाम तक दिल्ली की दीवारों से आ भिड़ी। उस दिन की लड़ाई में क्रांतिकारियों का शहर बाहर का सारा कब्जा नष्ट हो गया और अंग्रेजों को दिल्ली पर मोर्चा लगाने के लिए अति उत्तम स्थान मिल गए। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि उस दिन की लड़ाई में सिमुर की गुरखा पलटन ने बड़ा पराक्रम दिखाया, इसीलिए अंग्रेजी इतिहासकार उन्हें बहुत शाबाशी देते हैं। स्वदेश स्वतंत्रता के गले पर छुरी चलाने सदा
सर्वदा के लिए शापित शूरता दिखाने के कारण उन गोरखों के नाम सदा सर्वदा के लिए शापित हुए। इसमें तिल भर भी शंका नहीं है। देशद्रोही गोरखों की सहायता से अंग्रेजों ने बुंदेल का सराय की लड़ाई जीती अवश्य, परंतु इस जय ने उनके मनोराज्य को धूल में मिला दिया, क्योंकि दिल्ली के बाहर दोपहर लड़ाई लड़कर उस दिन की रात दिल्ली के राजमहल में उपर्युक्त का प्रशासन करते बिताएंगे, ऐसी जो अंग्रेजी सेना को आशा ही नहीं भरे थे। स्वराज्य और स्वधर्म के रक्षाणार्थ म्यान में केवल असैनिक लोग ही नहीं मरे थे। स्वराज्य और स्वधर्म के रक्षाणार्थ म्यान से बाहर निकली तलवारें तो सिद्धांत निष्ठा के संकल्प के साथ उस प्राचीर पर बीच बीच में झलकती है। यह अप्रिय सत्य अंग्रेजों की नज़र में इस लड़ाई ने ला दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों के 134 लोग घायल हुए तथा 4 अधिकारी और 47 लोग मारे गए, परंतु इन सब मृतकों में अंग्रेजी लश्कर में दुख और उदासीनता फैलाने वाली जो मृत्यु हुई वह एडजुटेंट जनरल कर्नल चेस्टर की थी। लड़ाई की भीड़ में वह मृत्यु हुई। क्रांतिकारियों की ओर की हानि बताते हुए अंग्रेज इतिहासकार उपन्यासकारों से भी बढ़ चढ़कर कैसा वर्णन करते हैं यह आगे दिखेगा, परंतु इस प्रथम महत्वपूर्ण लड़ाई की गड़बड़ में भी विशेष रूप से उल्लेखनीय एक बात अवश्य कहनी है कि उस दिन अंग्रेजों के हाथ लगी क्रांतिकारियों की तोपों की संख्या एक 13 कहता है तो दूसरा 26, जबकि ये दोनों ही वहां उपस्थित सरकारी अधिकारी थे।